जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम एमटेक वर्सेस पीएचडी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है कि सर एमटेक करें या पीएचडी करें। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं उनके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, जो भी उनके डाउट्स हैं। ठीक है, इससे आपको आसानी होगी कि हम एमटेक करें या पीएचडी करें। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दे रहा हूँ कि एमटेक और पीएचडी करने के लिए अगर मैं आपका इंटरेस्ट है, अगर मैं इस फील्ड में आना है, तो थोड़ा सा ट्राई करना है कि आप बेटर इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। इट मीन्स मेरा कहना है कि आप आईआईटी और एनआईटी प्रीफर करना, पहला टारगेट तो करना। नहीं होता तब देन सेंट्रल पे जाना, ठीक है, उसके नीचे तो जाना है मैं। ठीक है, क्योंकि इस लेवल की, हाई लेवल की डिग्री बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो मैं जो भी प्रोसेस बताऊंगा कि आप फॉलो करना कि आपका टारगेट है कि आईआईटी या तो एनआईटी से ही पीएचडी करने का। ठीक है, उसका मैं भी रीजन्स बताऊंगा कि आईआईटी एनआईटी से पीएचडी क्यों करना है। ठीक है, जिसको इसमें पीएचडी या एमटेक करके अपना करियर बनाना है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। जिसको नाम मात्र डिग्री लेना है, ये चीज़ उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो आइए अब इस वीडियो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे हम एमटेक में कि एमटेक की क्राइटेरिया क्या है, देन पीएचडी की। ठीक है, तो एमटेक और एमटेक में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस होता है कि या तो आप बीटेक हो, आपका बीटेक हो, या तो आपने मास्टर्स किया हो, एमएससी किया हो। ठीक है, इसके बाद ही आपको एडमिशन में मिल सकता है एमटेक में। ठीक है, तो इतना ही नहीं होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग भी कुछ एक क्राइटेरिया होती है। ठीक है, तो सेकंड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आपके पास, मतलब इसके थ्रू एडमिशन मिलता है, थ्रू गेट। आपके पास क्या होना चाहिए, गेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये गेट क्वालिफाई होना चाहिए, और इसका भी बेनिफिट है, गेट क्वालिफाई होगा तो आपको स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, गेट क्वालिफाई होता है। और अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया है कि विदाउट गेट कुछ आईआईटी है जो कि एमटेक में एडमिशन ले रही हैं विदाउट गेट। आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं और ट्रिपल आईटीज़ जो कि विदाउट गेट भी एमटेक ले रही हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर लेना, आपको इसके बारे में आइडिया मिल जाएगा कौन कौन से आईआईटी और एनआईटी हैं। ठीक है, तो किसके थ्रू होता है एमटेक का एडमिशन, बीटेक और एमएससी है, उसके बाद आप एमटेक कर सकते हो। ठीक है, तो आइए पीएचडी में देखते हैं। पीएचडी में क्या होता है कि आप पीएचडी कब कर सकते हो, जैसे कि या तो आफ्टर एमएससी और एमटेक। ठीक है, एमटेक के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, एमटेक के बाद पीएचडी कर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ में और एक क्राइटेरिया ऐड होती है, जैसे इसमें एमटेक में ऐड हुई है कि इसमें भी आपका क्वालिफाई क्या होना चाहिए, या तो गेट होना चाहिए आपके पास, ठीक, या तो नेट होना चाहिए, नेट जेआरएफ, या तो आपके पास कुछ भी फेलोशिप हो, जैसे डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होती है एक करके, डीएसटी, या तो एनबीएचएम, टीआईएफआर, जो सारे फेलोशिप है उसके अगर आपके पास है तो उसका एक प्लस पॉइंट आपके पास है, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप। ठीक ठीक, अगर मैं ये दो चीज़ है आपके पास तो आपको पीएचडी में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ये है। और सिमिलरली एमटेक के लिए मैंने बता दिया है। ठीक है, अब बात आती है कि दोनों की ड्यूरेशन की, दोनों का ड्यूरेशन कितने साल का होता है। ठीक है, तो जो एमटेक का ड्यूरेशन होता है, एमटेक का ड्यूरेशन होता है कि 2 साल का। ठीक है, कितने साल का होता है, 2 ईयर्स का। और वही पीएचडी का ड्यूरेशन क्या होता है कि मिनिमम बता रहा हूँ, ये मिनिमम कितना होता है, 3 ईयर्स का। ठीक है, मिनिमम 3 ईयर्स का होता है। ठीक है, और इसको ऐड करने से पहले मैं बता दूं कि अगर मैं आपको एडमिशन लेना है इसमें पीएचडी के लिए, कि मैंने बताया था गेट नेट डिस्ट्री इंस्पायर फेलोशिप है, और इसमें अगर मैं एक चीज़ और ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ कि आपका एमएससी और एमटेक जो है, कि अगर मैं इसी का 2 का सब एक पार्ट करता हूँ यहाँ का 2 का, कि आपका अगर मैं सी जी पी ए कितना है, ग्रेटर देन 8.5 या तो 8.5। ठीक है, 8.5 या तो 8.5 से है तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो आप काउंट किए जाओगे किसमें, गेट के थ्रू में। तो आप गेट क्वालिफाई हो या ना हो, अगर मैं आपका CGPA 8.5 हो या 8.5 से ग्रेटर हो, प्रोवाइडेड आपका जो मास्टर्स है और एमटेक कहाँ से होना चाहिए, आईआईटी और एनआईटी से। ठीक है, आईआईटी और एनआईटी से होना चाहिए। ठीक है, सो ये चीज़ है। अब आती है ड्यूरेशन की। मैंने बता दिया कि एमटेक का ड्यूरेशन कितना होता है, 2 साल का, और
इसका जो ड्यूरेशन होता है कि मिनिमम 3 ईयर्स, ठीक है, कम से कम 3 साल होता है हर एक IITs NITs का, ठीक है। उसके बियॉन्ड आप जा सकते हो, ठीक है, लेकिन कम से कम आपको 3 साल हर एक इंस्टीट्यूट में बिताने ही बिताने होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसके फ़ीस की कि हमें एमटेक में फ़ीस कितना लगेगा और जो कि PhD में फ़ीस कितना लगने वाला, ठीक है। तो बात आती है 4th पॉइंट फ़ीस की, ठीक। आती है बात फ़ीस कितना लगेगा। जो फ़ीस जो कि मैं अप्रॉक्सीमेट करके बता रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली जो होगी इसमें 1.2 लाख पर ईयर। कितना लगेगा? 1.2 लाख पर ईयर इसमें लगेगा। और सिमिलरली इसमें भी जो कि PhD में भी आपका अप्रॉक्सीमेट उतना ही लग जाता है फीस, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 1.2 लाख पर ईयर। ये डिपेंड करता है IITs NITs हर एक इंस्टीट्यूट के ऊपर, ठीक है। मैंने ये लार्जेस्ट लगाया स्केल कि 1.2 ईयर तक आपका खर्चा हो सकता है, ठीक है, पर ईयर का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर लेना कि आपको क्या करना है, एमटेक करना है या PhD करना है, ठीक है। तो ये हो गया कि फीस में। अब बात आती है मेन सबसे इम्पोर्टेंट कि स्टाइपेंड कितना मिलता है, ठीक है। जो 5th पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूँ स्टाइपेंड की, ठीक है, स्टाइपेंड, ठीक। तो स्टाइपेंड जो है कि इसमें मिलता है एमटेक में आपको 12,400 रुपये, ठीक है। ये है पर मंथ, याद रखना 12,400 पर मंथ। इसमें क्या है प्रोवाइडेड, क्या है कि वो लोग इंस्टीट्यूट का अलग अलग रूल होता है कि आपको 8 घंटा, ठीक है, 8 आवर्स ऑफ वर्क पर वीक, ठीक है। इट मीन्स आपको वो 8 घंटा मतलब पर वीक में काम करा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये करा सकते हैं। अगर मैं नहीं करा सकते हैं तो डिपेंड करता है कि काम है या नहीं है, लेकिन वो 8 घंटे आपसे पर वीक में काम ले सकते हैं, ठीक है। ये है एमटेक के रूल्स जो आपको 12,400 मिलते हैं पर महीने। उसके बदले में आपको जैसे कि ये आपको 8 घंटे पर वीक काम करने पड़ सकते हैं, ठीक है। एक नेसेसरी नहीं है, कर सकते हैं तो नहीं, ठीक है, पर डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के, इंस्टीट्यूट आपसे कितना काम ले रहा है कितना काम नहीं ले रहा, लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा आपसे काम नहीं ले सकता, ठीक है। अब आती है स्टाइपेंड PhD में, ठीक है। तो जो PhD का स्टाइपेंड होता है, ठीक, फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 साल कितने मिलते हैं आपको? फर्स्ट 2 ईयर्स मिलते हैं आपको 37,000, कितने? 37,000। एंड और 2 के बाद से मतलब 3 to 5 ईयर्स में क्या मिलते हैं आपको? अभी इंक्रीज हो गया है, ये मिलेंगे आपको 42,000, ठीक है। इसमें प्लस पॉइंट उनके लिए है जो CSIR नेट JRF है, CSIR नेट JRF, DST इंस्पायर फेलोशिप, ये सब वो है, तो इनको मिलता है 20,000 कितना मिलता है कंटीजेंसी के लिए? 20,000 फॉर कंटीजेंसी। ये भी मिलता है पर ईयर, ठीक है, 20,000 कंटीजेंसी मिलता है पर ईयर, ठीक है। कंटीजेंसी मतलब क्या? बुक पेन बैग्स लैपटॉप के कुछ पार्ट्स जो भी है आप खरीद सकते हो, ठीक है, 20,000 में, ठीक है, यूटिलाइज। या तो आप वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस जो भी अटेंड करना चाहते हो सब कुछ फीस इसमें आप ट्रैवलिंग अलाउंस सब कुछ इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। आप पहले यूज़ करो फिर उसका बिल अटैच कर करोगे, आपको इसका भी बिल आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा स्टाइपेंड की बात हो गई। ये सब चीज़ें तो प्रोसेस मिल जाएगा एडमिशन होने के बाद। अब ड्यूरिंग PhD में आपको क्या करना है, ठीक है, PhD में आपको क्या करना है, ठीक है। तो एडमिशन की बात हो गया, स्कॉलरशिप की बात हो गई। अब आती है PhD में या तो एमटेक में। अभी एमटेक में आप एडमिशन ले लिए हो तो 6 वाला काम क्या करना पड़ेगा? 6 स्टेप क्या होगा कि आपका कि 1 ईयर कोर्स वर्क करना पड़ेगा आपको, 1 ईयर कोर्स वर्क, ठीक, 1 ईयर कोर्स वर्क, ये जो कि हर में कंपलसरी होता है, ठीक है। कोर्स वर्क इन द सेंस क्या होगा कि आपको बेसिक्स पढ़ाया जाएगा उस एरिया में जिसमें आप एमटेक कर रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग आपका
ताकि उसके पे प्रोजेक्ट मिलेगा आपको, ताकि आप प्रोजेक्ट करने में आपको आसानी हो, इसलिए यहाँ पे कोर्स वर्क होता है 1 ईयर। अगर इनकेस फिर भी आपको डिफिकल्टी हो रही है, या तो आपका प्लान चेंज हो रहा है कि अब मुझे कोर्स वर्क कर लिया एमटेक का, लेकिन मुझे पीएचडी करने का मन कर रहा है, ठीक है, मुझे इतने स्टाइपेंड में नहीं हो रहा है, मुझे पीएचडी करना है, तो आपके पास यहाँ पे है चांस कि आफ्टर कोर्स वर्क, ठीक है, आफ्टर कोर्स वर्क यू कैन स्विच इनटू पीएचडी, ठीक है, यहाँ से आप पीएचडी में ट्रांसफर करा सकते हो, ठीक है, और डिपेंड करता है गाइड से, ठीक है, बात करके आप पीएचडी में कन्वर्ट हो सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आफ्टर कोर्स वर्क यू कैन कन्वर्ट योर एमटेक इनटू पीएचडी, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चीज़ें प्लस पॉइंट है कि आपको यहाँ से पीएचडी करने का भी मौका मिल सकता है यहीं से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोर्स वर्क जो पीएचडी में करना होता है वो यहाँ पे नहीं करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 पॉइंट है, यहाँ पे भी आपको करना पड़ता है 1 ईयर का कोर्स वर्क, ठीक है, 1 ईयर कोर्स वर्क, ये जो है कंपलसरी है। और ये भी यहाँ पे कोर्स वर्क उसी रिलेटेड होता है कि जो आपके रिसर्च से लेके होगा कि आपको रिसर्च उसी में करना है, उस वजह से आपको कोर्स वर्क करना कंपलसरी होता है, ठीक है। जैसे पीएचडी है और इसमें एमटेक में आपको एक मैटलैब होगा और लेटेक्स से सब सारे कोड होंगे, ताकि आपको जो चीज़ रिसर्च में हेल्पफुल होगी, कोर्स वर्क में ये सब चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि आईआईटी एनआईटीज कुछ है कि जो अगर कोर्स वर्क के बाद एक एग्ज़ाम लेती हैं, कुछ आईआईटीज एनआईटीज, अगर मैं उसको क्वालिफाई नहीं करूँ तो आप तुरंत भगा देंगे वहाँ पर, याद रखना ये चीज़ें। तो आप कोर्स वर्क में इसको लाइटली मत लेना, पीएचडी में तो कोर्स वर्क प्रॉपर करना, अदरवाइज़ ऐसा होगा कि आपको अच्छी आईआईटीज में सब एडमिशन लेने के बाद भी आप वहाँ से भगाए जा सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर मैं आपको पीएचडी करना अच्छे आईआईटी से, तो आप एमटेक के थ्रू आप आईआईटीज में जा सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट पीएचडी नहीं मिलना है तो आप एमटेक में एडमिशन लो, एमटेक के थ्रू आप पीएचडी में कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कोर्स वर्क। अब कोर्स वर्क होने के बाद आपका रिसर्च स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब रिसर्च हो गया तो आप पीएचडी कर लोगे या तो एमटेक ले लोगे, ठीक है। अब एमटेक करने के बाद अब बारी आती है कि जॉब की, जॉब आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो जो पॉइंट है 7 पॉइंट, अब बात आती है जॉब की, ठीक है। तो इसमें जो एमटेक करोगे तो जॉब आपके पास दो जगह जॉब मिलेगी। एक तो मिलेगा इंडस्ट्रीज में, ठीक है, और सेकंड मिलेगा आपको आईटी सेक्टर में, ठीक है। आईटी सेक्टर में या तो थर्ड ऑप्शन के पास हो कि आप यहाँ इसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर एमटेक आप पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास प्लस पॉइंट। और इसमें जो है पीएचडी में आपके पास जॉब कैसे कैसे लग सकती है जॉब, ठीक है। इसमें फर्स्ट तो है जो सबको पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक। सेकंड आप रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं यहाँ से, रिसर्च एसोसिएट, ठीक है। थर्ड आप पोस्ट डॉक कर सकते हो यहाँ से, इसके बाद पोस्ट डॉक कर सकते हो, ठीक है। और जो पोस्ट डॉक है, पोस्ट डॉक आप चाहोगे तो फिर 2 जगह से कर सकते हो, एक तो इंडिया और दूसरा अब्रॉड, ठीक। इंडिया अब्रॉड से आप पोस्ट डॉक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर पे जो सैलरी होती है उसी के नियर अबाउट रिसर्च एसोसिएट की होती है, पोस्ट डॉक भी करोगे तो उसी के नियर अबाउट सब कुछ मिलता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोफेसर बन गया हो, पर यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, रिसर्च एसोसिएट का, और यहाँ पे पोस्ट डॉक का मिलता है, ठीक है। अब मैं जो शुरू में बताया था कि आपको आईआईटीज और एनआईटी से क्यों करना है, ठीक है, और आईआईटीज एनआईटी से करने का बेनिफिट क्या है, स्टार्टिंग में बताया था। तो आईआईटी एनआईटी से बेनिफिट ये है कि आपका जो सराउंडिंग होगा, मतलब कि जो आपका इन्वायरमेंट होगा वो बहुत बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आईआईटीज और एनआईटीज में बहुत बड़े बड़े प्लेसमेंट आते हैं। जैसे कि मैं अभी बता दूं कि एनआईटी में एमएससी वाले में पैकेज बोल रहे हैं कि एमएससी में ही कि मिनिमम पैकेज है 7.2 लाख पर एनम का, ठीक है, 7.2 लाख पर एनम। उसके नीचे कंपनी अगर में आती है तो मतलब एनआईटी में एंट्री नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आईआईटीज और एनआईटीज के बेनिफिट में, ठीक है। और चीज़ें हैं कि अगर मैं आपको इसमें आना है, पीएचडी कर रहे हो, पीएचडी अगर मैं आप कहीं लोकल से कर रहे हो, अगर मैं तो अगर मैं आपका फ्यूचर प्लान है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है आईआईटीज एनआईटीज में, तो अभी एक नया सर्कुलर आया है कि आपका जो है कि 1 डिग्री हो जो कि आईआईटी एनआईटीज होना चाहिए, ठीक है।
तो ट्राई करना है कि आपका पीएचडी एनआईटी और आईआईटी से, ठीक है। ये चीज़ें आपको हेल्पफुल हो करेगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में, ठीक है। और हर एक जगह करेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं और हर जगह करेगी, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में जो हो गया है कि वैल्यू एक टैग हो गया कि आईआईटीज एंड आईआईटीज की डिग्री है तो उसकी एक अलग ही प्लस पॉइंट, एक इन्वायरमेंट अलग ही मिल जाता है कि नहीं, हाँ डिग्री यहाँ से है तो कुछ तो है बंदे में बात, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये चीज़ें आपको नहीं अभी पता चल रही तो आप जब जाओगे कहीं पीएचडी का इंटरव्यू देने के लिए आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप इनकेस आपका एमएससी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से होगा, प्राइवेट सेंट्रल स्टेट से जो भी होगा, तो उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि नहीं क्या वैल्यू मिल रही है हमें और क्या वैल्यू मिल रही है आईआईटी और एनआईटी वालों की, ठीक है। तो ये रहा दोनों में डिफरेंस। आई होप कि आप सबको सारा डाउट्स जो है कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी इनकेस कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। और मेरे चैनल पे मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया हूँ जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।